सलाम। इस सुबह आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और इस मोहलिक वायरस ने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी समेत दीगर अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमला भी इससे मुतासिर हो रहा है, जिन्हें मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। आज प्रोग्राम के आगाज में अपने तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी इदारों समेत फ्रंट फुट पर काम करने वालों को मैं सलाम पेश करती हूँ, जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत में मसरूफ है और जो आपको बार बार पैगाम भी भिजवा रहे हैं कि हम आपके लिए बाहर हैं, प्लीज़ आप हमारे लिए घरों में रहें और गैर ज़रूरी घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। लेकिन शहरियों ने गैर संजीदगी की इंतहा कर दी है। जुज़वी लॉकडाउन को भी यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया की गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ने लगी है। मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे सिक्योरिटी इदारों के नाके खत्म कर दिए गए हैं। शहरियों को लगने लगा है कि शायद कोरोना का खतरा अब टल गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खतरा अभी भी हमारे सरों पर मंडला रहा है। एहतियात हम सब पर लाजिम है। ऐसा ना हो कि जरा सी लापरवाही, जरा सी बेहतियाती किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे दे। इसलिए कोरोना की सूरत हाल पर प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी मुझे आपको एक खबर देनी है और दिखाना है दुनिया का सबसे तवील समुद्री जानवर जो कि दरियाफ्त कर लिया गया है। डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। साइंसदानों ने पानी की गहराई में तैरने वाला दुनिया का सबसे तवील जानदार दरियाफ्त किया है। ये एक तरह का नीम शिफाफ समुद्री कीड़ा है जिसे साइफनोफोर कहा जा रहा है। मरजान की तरह इसका जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है और तंग समुद्री गड़े में उसे धागे की तरह तैरते हुए देखा गया है। अगर इस रस्सी नुमा जानवर को सीधा किया जाए तो इसकी लंबाई 11 मंजिला इमारत से भी ज्यादा बन सकती है। माहिरीन ने इस पर हैरत का इजहार करते हुए उसे दुनिया का सबसे तवील समुद्री जानदार करार दिया है, जिसकी लंबाई 45 मीटर या 150 फीट के करीब हो सकती है। दर हकीकत छोटे छोटे अज्जा मिलकर इस अजीबो गरीब जानवर की तश्कील करते हैं और बाज़ औक़ात इनकी लंबाई 130 फीट तक भी पहुंच सकती है, लेकिन पहली मर्तबा इससे भी तवील जानवर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत सेगमेंट में हम शामिल करेंगे आज कैल्शियम की बात करेंगे, जो कि हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या रीज़न है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी जोहा सोहेल हैं, माहिर ग़िज़ाइयात। जोहा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि कैल्शियम की कमी की रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा सिद्रा, कैल्शियम की वजूहात के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो लीडिंग एक रीज़न है वो आ जाती है इनएडिक्वेट डाइट, यानी कि ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जिसमें कैल्शियम की कम अमाउंट मौजूद है, जिसमें कैल्शियम नाकिस अमाउंट में मौजूद है। अगर हम ऐसी डाइट कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी कैल्शियम डेफिशिएंट होती जाएगी, यानी कि उसमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से ज़्यादा होता जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग कैल्शियम कंज्यूम तो कर रहे होते हैं, अपनी डाइट में कैल्शियम की जो चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में ले रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे होते। जिस तरह से ग्रोइंग उम्र के जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर वो अपनी डाइट में कैल्शियम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो उनकी बॉडी के अंदर जाकर अच्छा फंक्शंस प्ले करेगा। लेकिन अगर बहुत से लोग, जैसे कि मैंने बताया, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैल्शियम नहीं कंज्यूम कर रहे होते, तो ये रीज़न भी उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी का ही सबब बनती है। इसके अलावा बहुत से लोगों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, ऐसे हार्मोन्स के उनको इशू होते हैं जो कैल्शियम उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो इस पॉइंट के ऊपर उनको प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि ऐसा कौन सा हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी में रोक रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग कैल्शियम कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कैल्शियम के साथ ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं, ऐसे दूसरे फूड ग्रुप्स के अंदर के खानों को कंज्यूम कर रहे होते हैं जो उनकी बॉडी में कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से जज्ब नहीं होने देती। ठीक है जोहा, हमें ये भी बताइए कि इंसानी जिस्म के लिए कैल्शियम की कितनी मिकदार ज़रूरी है और उसे जांचा कैसे जा सकता है। अच्छा सिद्रा, जब हम लोग कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि इंसानी जिस्म के लिए कितनी कैल्शियम रिक्वायर्ड है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एज आ जाती है कि हर उम्र के इंसान के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दूसरे उम्र के इंसान से बहुत मुख्तलिफ होती है। हमारे पास 15 से 30 साल के जो लोग आते हैं उनके लिए कैल्शियम 800 से 1000 मिलीग्राम है। इसके अलावा 30 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो 50 प्लस लोग आ जाते हैं, 50 से 70 तक की उम्र के जो लोग आ जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 1500 से 2000 मिलीग्राम पर डे तक आ जाती है।
अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 1000 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम कैल्शियम हम लोग किस तरह से अपनी डाइट में पूरा करें ताकि हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी हो सके। जिस तरह से मैंने बताया कि कैल्शियम की कमी की एक इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि लोग कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इसलिए बेहतरीन इसका हल ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि एक गिलास दूध में हमारे पास 300 मिलीग्राम कैल्शियम आ जाती है। तो 300 मिलीग्राम कैल्शियम अगर एक गिलास दूध के थ्रू आपके अंदर जा रही है और आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम है, तो अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 गिलास दूध कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो दूध के जरिए पूरी हो सकती है। जिस तरह एक गिलास दूध हमें 300 मिलीग्राम दे रहा है, इसी तरह से एक कप का जो 3/4 कप जो पोर्शन होता है, यानी कि एक पूरे कप से थोड़ा सा जो कम एरिया होता है वो योगर्ट का, वो हम लोगों को 300 मिलीग्राम कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो लोग दूध नहीं कंज्यूम कर रहे हैं वो दही कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस तरीके से उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके लिए जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो फूड लेबल है सप्लीमेंट के पीछे लिखा होता है कि इसमें कितनी कैल्शियम अवेलेबल है, उसको जरूर पढ़ लें ताकि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कैल्शियम वहां से ले सके। लेकिन कैल्शियम का जो सॉल्ट है वो बहुत अहम है। कोशिश करें कि अगर आपने सप्लीमेंट के फॉर्म में कैल्शियम लेना है तो ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट लें जिसमें विटामिन डी और उसके साथ साथ कैल्शियम सिट्रेट दोनों डले हों ताकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो सके और आपकी बॉडी में वो रिक्वायर्ड अमाउंट में जा भी सके। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कैल्शियम की कमी के रीजंस बताई आपने, हमें अहमियत बताई, ज़रूरत बताई और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि किस तरह से कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग इदारा है आपका, मुख्तलिफ अस्पतालों की आपने देखना भी है कैसे काम हो रहा है। अब ये जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वार्ड्स कायम की गई हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, इनकी मॉनिटरिंग कैसे मुमकिन हो पा रही है? कितना अमला है? क्या उनके पास इक्विपमेंट है, पीपी किट्स हैं? क्योंकि वो तो डॉक्टर्स के लिए भी बताया जा रहा है कि कम है। मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? पहली बात तो ये कि मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। पीपी जो आप किट्स की बात कर रही हैं वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, प्रोवाइडेड के WHO और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे अमल करते हुए उनको यूज़ करें तो वो सफिशिएंट मकदार है। अब एक हॉस्पिटल में अगर 2000 का अमला है तो 2000 का अमला उन सबको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको ज़रूरत है जो डायरेक्ट पेशेंट से डील करें। और ये दुनिया में ऐसा ही है। दूसरी बात जो आपने की मॉनिटरिंग की, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग का एलिमेंट आता है और दैट इज़ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम कैसे मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ को सेफ रख सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लियर हो, ये मज़ीद हॉस्पिटल से आगे ना फैले। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उसको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चेयर करता है, जिसमें WHO के और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी और बड़े सीनियर लोग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं उसमें। ये कमेटी पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से ये काम कर रही है और परसों तक हमको 82 हॉस्पिटल्स इन पंजाब, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो कोरोना को डील कर रहे हैं, हमारी टीम्स विजिट कर चुकी हैं। हम 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें देखते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है। फिर जो कोरोना पेशेंट जहाँ पे दाखिल हैं उनका जो वेस्ट है या लेबॉर्ट्रीज जो जहाँ पे काम कर रही हैं उनका वेस्ट है वो प्रॉपर डिस्पोजल हो रही है कि नहीं। अब ये कमेटी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो जाके देखें और आके लिख के जनाब फलां जगह नहीं हो रहा, नहीं, इस कमेटी का ही काम है कि अगर कहीं पे कोई गलती है तो उस वक्त तक उस हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री से नहीं निकलते जब तक उसको ठीक ना करवा दें। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें इस चीज़ का एडअप करें कि PIC में जो तकरीबन 25 के करीब डॉक्टर्स नर्सेज को निकल आया, तो उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया? कहाँ पे नेग्लिजेंस था? डॉक्टर आफ्ताब यूनुस को हुआ कार्डियक ऑपरेशन थिएटर, फिर 2 दिन बाद भी चलता रहा, कल आके उसको परसों उसको बंद किया गया था। फिर है PIC के अलावा भी इवन के जो दूसरे अस्पताल कल जिन्ना से भी एक मजीद ऐसे पैरामेडिक्स को वायरस लग गया जो कि बिल्कुल भी उनकी वहां पर ड्यूटी नहीं थी आइसोलेशन वार्ड में। देखिए, इसमें मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, मुझे दुनिया में एक मुल्क ऐसा बता दें जहाँ डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सफर न किए। सर बिल्कुल किया बड़े है, बड़े हम ममालिक इस चीज में तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ढूंढनी है ना कि हमने क्या बेहतर करना है। ये मुमकिन नहीं कि देखें मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ उसी कम्युनिटी का हिस्सा है ना।
अब उनको हॉस्पिटल, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल कोरोना को डील कर रहा है, तो फिर तो ज़्यादा चांसेस हैं वहीं से लग जाए। कम्युनिटी से भी लग सकता है उनको। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पीआईसी कोरोना को तो डायरेक्ट डील ही नहीं कर रहा, वहाँ पे तो कोरोना के पेशेंट रखते ही नहीं आते। अब इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च अभी डेफिनेटली हो रही है कि ये पहला केस आया और उससे फैला या कम्युनिटी से लेके आ रहे हैं, ये सारा इन्वेस्टिगेट होगा। बट बाकी जो हॉस्पिटल वो डील कर रहे हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जितनी मर्जी ये विजिलेंस कर लें, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, वहाँ की अगर और पाकिस्तान की परसेंटेज निकाल लें तो हमारी परसेंटेज डॉक्टर्स पैरामेडिकल के इफेक्ट होने की बहुत कम है। अगर टोटल मरीजों को देख लें और हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी तो कम है ना। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। खैर मैं इस चीज पे यकीनी तौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स इस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब वहां पर हो रहे हैं हमारे यहाँ भी हो जाए तो कोई बात नहीं। कभी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोबारा जिसको डिग आउट करने की जरूरत है कि हिफाजती तदाबीर नहीं हुई या क्या मसला। मकसद मेरे कहने का ये है कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं से देखें, आप हॉस्पिटल में आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है, आप घर भी जा रहे हैं, आप कम्युनिटी में भी जा रहे हैं, आपको कहीं से भी हो सकता है। और उस हॉस्पिटल से जहाँ पे काम कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वो सारे जितने भी मेजर्स हैं WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक गवर्नमेंट ने इस वक्त लिए हुए। ठीक है बिलाल, हमें ये बताइए कि अभी तक लाहौर की क्या सिचुएशन है, कितने पैरामेडिक्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो कि इस वायरस का शिकार हो? देखिए सीधा इससे पहले जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह शुएब साहब बता रहे हैं कि हमारे पैरामेडिक्स डेवलप्ड कंट्री की निस्बत थोड़े से जो है वो कम हुए हैं, तो उसकी वजह की रेशो भी हमारे पास बड़ी कम है। उसके निस्बत फिर ये है कि हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स, वो भी कह रहे हैं कि आने वाला जो मंथ है मई, ये बड़ा एक क्रूशल मंथ है, इसमें पीक टाइम भी हो सकता है अगर हमने अपनी आदत को चेंज ना किया। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। अवाम तो अब तो पहले तो फिर भी थोड़ा सा सीरियस लिया था लॉकडाउन को, अब तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। हर बंदा गैर जो है वो संजीदा रवैया का मुजाहरा कर रहा है। तो यही वजह है कि अब हॉस्पिटल्स की भी देख लें, ओपीडी खुल चुकी है टू सम एक्सटेंट, वहाँ पे सर्जरीज भी, ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं। तो इसी वजह से जब इफेक्टिव, वो चाहे वो कम्युनिटी से हो या हॉस्पिटल के अंदर से हो, जब एक डॉक्टर्स या जो पैरामेडिक्स जो इफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली उससे सफ़र करेंगे, पेशेंट सफ़र करेंगे हजारों की तादाद में। बिल्कुल, हमारा एक डॉक्टर जो है वो 1000 पेशेंट्स को देख रहा है। बिल्कुल। और जो सीनियर डॉक्टर जो प्रोफेसर लेवल पे, फिर उसने ऑपरेशन या उसने फिर राउंड भी करना होता है अपनी वार्ड का, फिर उससे ज़्यादा मतलब पेशेंट के साथ वो इन टच रहता है। तो इसी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर एटलीस्ट इनको जितनी भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन विजिलेंस की जो टीम बनाई है, ये मतलब गवर्नमेंट को खुद ज़्यादा इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और खुदा न खास्ता ये अस्पतालों में फैलता है। इससे पहले जब ये केस सामने आ रहे हैं तो ओपीडीज भी हमने देखा कि बंद की गई थी ताकि पेशेंट्स का ज़्यादा रश ना लगे। अब तो ओपीडीज भी खुल गई है, अस्पतालों में तो बेतहाशा रश हो जाएगा। क्या एहतियाती तदाबीर की जा रही है? और इसके साथ साथ जब मॉनिटरिंग आप लोगों की जानिब से की जा रही है, किस तरह की शिकायत हैं जो सामने आ रही हैं जिन्हें दूर? देखिए ओपीडी का तो मैं बताऊं कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसकी वजह से ओपीडीज गवर्नमेंट ने खोली है। मगर जब यूं ही ये हुआ तो हमने इमीडिएटली एक एडवाइजरी इशू की है। हमने भी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने भी एक एडवाइजरी अपने सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए भी और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी एडवाइजरी इशू की है। सरकारी हॉस्पिटल पे थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइवेट में तो हमने उनको कहा जी कि लाइक एक हॉस्पिटल में अगर 10 कंसल्टेंट्स बैठते हैं तो वो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इकट्ठे ना बैठे। फिर ओपीडी का जो वेटिंग एरिया है उसको भी हमने उनको स्प्लिट करवाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें होनी चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्शन का सारा सामान मौजूद होना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर के लिए और उसके लिए हैंड वॉशिंग के लिए सारा बंदोबस्त होना चाहिए। और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो मास्क पहने हों वगैरह वगैरह, ये सारी बड़ी डिटेल में हमने एडवाइजरी इशू की है। और हमारी जब टीम्स जाती हैं तो ये चीज़ें देखती भी हैं ओपीडी में कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अभी हमारे पास टेस्टिंग कितनी लैब्स हो गई हैं, प्राइवेट कितनी हो गई हैं जो गवर्नमेंट की? परसों शाम तक की जो फिगर है हमने पंजाब में 17 लैब्स हैं इस वक्त
आप इसको कंपेयर करें, जब शुरू हुआ तो पंजाब में एक लैब थी, अब इस वक्त 17 लैब्स हो चुकी हैं, जो तकरीबन 6000 पब्लिक सेक्टर के और 1.5 से 2000 प्राइवेट सेक्टर के लैब्स 17 हो डेली गई। हो रही। उनका अमला किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक ट्रिकी काम है, सैम्पलिंग करना भी और फिर टेस्टिंग करना। जी, इसमें हुआ ये कि ये 17 की 17 लैब्स को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, इसमें से 7 लैब्स जो हैं, बल्कि इनफैक्ट ये कल तक 19 हो गई हैं। ठीक। 7 लैब्स हैं प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें 5 लाहौर में, एक फैसलाबाद में अबवा और एक रावलपिंडी में सिटी लैब, ये प्राइवेट सेक्टर की है। बाकी 11-12 के करीब बहुत शुक्रिया पब्लिक सेक्टर। सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज में मैंने बात की थी कि लॉकडाउन पर तकरीबन अमल दरामद ना होने के बराबर हो गया है। पुलिस के जितने नाके लगे थे वो तकरीबन हटा दिए गए हैं। चंद मकामात पर नाके रह गए हैं, वहां भी लोगों को ना रोका जा रहा है ना पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से रोड्स पर रिकॉर्ड ट्रैफिक मौजूद है। और कोरोना वायरस के हवाले से जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही थी, वो भी जितने भी शहरी हैं उन्होंने बलाए ताक रखते हुए रोड्स पर निकलना शुरू कर दिया है। इस हवाले पे बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदु किया जी। फैसल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SSP ऑपरेशंस लाहौर हैं। प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर जावेद, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद होंगे। उमर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फैसल साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि क्या SOPs हैं, अब क्यों इतना रोड्स पर रश हो गया है और नाके भी बहुत सारे ख़त्म कर दिए हैं? देखें, एक तो हमने अपने नाके, पहली बात तो ये है कि पुलिस ने ख़त्म नहीं किए, हमने अपने नाके रीअरेंज किए। और रीअरेंज इस तरह से किए हैं कि कुछ हमारे जो मेन इंटरसेक्शंस है लाहौर के, जहाँ से हमारी मेजर ट्रैफिक का फ्लो होता है, वहाँ हमने अपने जो चेक पोस्ट हैं वो हमने मेंटेन किए हैं, रखी हुई हैं। ये अगर मैं फिगर्स में आपको बताऊं तो ये कुछ 73 के करीब, जिसमें हमारे कुछ 17 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और रिमेनिंग जो है वो शहर के अंदर हमारे नाका जात हैं जो हम मेंटेन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रही हैं कि जितने भी वायोलेटर्स हैं उनके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि नाकाजात पे जहाँ भी हम किसी एक गाड़ी के अंदर 3 या 4 लोग देखें या मोटरसाइकिल के ऊपर 2 या 3 लोग देखें तो उनको हम ना सिर्फ रोकें बल्कि इनिशियली हम उनसे पूछते हैं, जो हमारी बातचीत होती है उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो घर से अगर निकले हैं तो किस वजह से निकले हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर मैं इसके फिगर्स आपसे शेयर करूं तो अभी तक हम कोई 3700 FIRs हम दे चुके हैं। हमने कोई तकरीबन 1,60,000 के करीब हमने गाड़ियां जिनमें मोटरसाइकिल और अदर व्हीकल्स हैं वो हमने चेक किए हैं। इस चेक करने के मैकेनिज्म में जो FIR के अलावा लोग हैं उनको हमने इनिशियली वार्न किया, उनको हमने बताया कि जी आप घरों से ना निकलें। कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लोग थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस के लोग थे जो एग्जेम्प्टेड थे, कुछ इस तरह की जिस तरह फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनको फिर ज़ाहिर रोकना वो पूरे सिस्टम को जैम करने के बराबर था। लेकिन मैं यहाँ ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पब्लिक को खुद भी इस पैंडेमिक की सीरियसनेस को समझना चाहिए, खुद भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और खुद एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। फैसल साहब, ये हो जाए तो यकीनी तौर पर हमारे इदारे भी सुकून में आ जाए। ये नहीं हो रहा, इसीलिए तो सिक्योरिटी इदारों पर इतना ज़्यादा बर्डन है। उमर, ये बताइएगा कि जैसा कि फैसल साहब ने कहा कि कुछ जो नाके हैं उनको रीअरेंज किया गया है, लेकिन हमने देखा कि पहले मॉल रोड पर, कैनाल रोड पर बहुत सारे नाके लगाए गए थे, लोगों को रोका जा रहा था। लेकिन अब जो बंदा आ रहा है वो आकर ऑफिस में, आपकी भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी कि अब तो पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं पूछ रहा, जाने नहीं। असल में एक कंफ्यूजन चल रही है, हाँ। जिसको हुकूमत भी क्लियर नहीं करना चाह रही। ठीक। कुछ रोज़ कबल यानी 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन हुआ जिसके अंदर कुछ शोबाजात को एग्जम्पशन दी गई कि वो खुल सकते हैं। उसकी आड़ में बहुत से जो लिंक्ड शोबाजात थे वो भी खुल गए। इस हवाले से जब CCP लाहौर से पूछा गया तो उन्होंने बेचारगी का इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से हमें मुहिम सा ऑर्डर दिया गया जिसकी वजह से हम अगर लोगों को रोकते हैं या ताजरों को कहते हैं कि दुकानें बंद करें तो वो हमें नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं। उसकी बहरहाल उस रोज हुकूमत की जानिब से क्लैरिफिकेशन भी आई कुछ हद तक, दुकानें खुलेंगी, लेकिन अभी भी हुकूमत, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से चीज़ों को पुलिस के लिए मुश्किल बनाया गया है। यहाँ पर मैं पुलिस की इसलिए थोड़ी सी साइड लूँगा कि अगर आप 29 रोज़ की सूरत हाल देखें लॉकडाउन की, तो उसके अंदर सिवाय पुलिस की और
कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जिसने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो। नाके लगाए गए, नाकों पे पुलिस ने रोका बिल्कुल लगाए गए, और कई बहुत जगह पे लगाए गए। झगड़े हाँ। हुए, कई जगह पे बहुत सी बदतमीजी के वाकयात देखने में आए और पुलिस ने अपने आप यानी इस मौजी मर्ज के खिलाफ डरे बगैर लोगों को रोकने की कोशिश की। प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, फिर भी हमें अहलकार रोड्स पे नजर आए। और आप जो बात कर रही हैं वो 3 रोज से अगर आगे की सूरत हाल देखी जाए, गुज़िश्ता 3 रोज के अंदर पुलिस नाकों के अंदर कमी लाई गई है। अभी फैसल मंडे साहब से तकरीबन ये सूरत हाल शुरू हुई। फैसल साहब से भी मैंने अभी यही बात आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले की, तो क्योंकि अब 25 तारीख से इंशाल्लाह रमजान शुरू हो रहा है, तो कल आईजी पंजाब ने एक मीटिंग की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि रमजान के लिए खुसूसी तौर पर जो इंतजाम हैं वो किए जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं अभी भी लाहौर में जो सील किए गए हैं या जहाँ से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद निकली थी। इस रमजानुल मुबारक पे भी उमर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फैसल साहब ये उमर जो बात निशानदही कर रहे हैं, कहीं पर है कि जो क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये भी एक मसला आड़े आ रहा है कि क्या करना है, किस तरह से करना है? जी नेचुरली वो जो एक ऑर्डर आया हुआ है उसमें अगर आप देखें, अगर आप एक इंडस्ट्री को खोलते हैं तो उसके साथ जो अलाइन इंटरलिंक्ड है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है पुलिस के हवाले से वो ये है कि हमारे पास एक सेट ऑफ रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज के पूल से बाहर जाके हमने अपने आप को ज़ाहिर है एग्जीक्यूट इस सारे ऑपरेशन को नहीं करना। अब जब रमज़ान आ रहा है सामने, तो सबसे पहले हमने क्वारंटीन किए हुए सेंटर्स हैं जो हमारी प्रायोरिटी हैं, जहाँ हमने वो लोग रखे हुए हैं जो मशकूक हैं। फिर उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स हैं, फिर उसके बाद वो एरियाज़ जो हमने सील किए हुए लाहौर पुलिस ने, जहाँ जो पेशेंट पता चलता है उसे पूरे एरिया को हम सील कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा रमज़ान का जो इतना बड़ा चैलेंज है कि जिसमें हमने ना सिर्फ मार्केटों को, मसाजिद को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बल्कि साथ ही साथ हमने ये जो कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको भी हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर मैं स्पेसिफिकली मसाजिद की बात करूँ तो अभी CCPO साहब लाहौर की एक मीटिंग हुई डिटेल, जिसमें हमने तमाम डिवीजनल SPs को हमने ये टास्क दिया कि लाहौर की 4504 मसाजिद हैं। अब ये 4500 मसाजिद के अंदर हमने मार्किंग करनी है उस फॉर्मूले के मुताबिक जो उलमा कराम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तय करके आए हैं। फिर इसके अलावा कोई 10-12 पॉइंट्स का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। ये एक बड़ा चैलेंज है, टास्क है। तो नेचुरली हमने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने जो नाका जात हैं उनको भी हमने रखना है, मौजूद रखना है, उनको भी हमने ऑपरेशन रखना है, साथ ही साथ हमने रमज़ान की ड्यूटीज़ को भी हमने चलाना है। उमर, ये फैसल साहब जो बात कर रहे हैं कि जुज़वी लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की हमने देखा कि तजावीज़, वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं उनको सील किया गया है और यकीनी तौर पर पुलिस फोर्स वहाँ पर भी ज़रूरत है। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मसाजिद में हर मस्जिद के बाहर हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं। पुलिस की कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं फिर इन मामलात में हमें कम लगती है एहलकारों। देखें, अगर मैं लाहौर पुलिस की टोटल तादाद की बात करूँ तो 33,000 है, जिसमें से 27,000 जो है वो पुलिस एहलकार है और बाकी क्लैरिकल स्टाफ है। तो 27,000 और 1.25 करोड़ की आबादी जो है उसका तनासब आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं। दूसरा 4500 मसाजिद हैं, उसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं जो हसास हैं, क्योंकि फैसल साहब SP सिक्योरिटी लाहौर भी रह चुके हैं, तो इनको अंदाज़ा है कि बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पर सिक्योरिटी लगाना पुलिस की यानी फ़र्ज़ में से, फ़राइज़ में से एक है। बाकियों पे भी लगाना फ़र्ज़ में से है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, वहाँ पे लगवाना पड़ती हैं। सेकेंडली, गुज़िश्ता अगर 3-4 दिन में देखें, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो क्राइम जो था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, यानी ना होने के बराबर था। लेकिन एक वेव जो है वो दोबारा क्राइम की आनी शुरू हुई है। ना सिर्फ वारदातें, डकैतियाँ होनी शुरू हो गई हैं, बल्कि कत्ल में भी कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। फिर रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा होता है उसके अंदर क्राइम थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है, लेकिन दूसरे अशरे के बाद क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारी इस टाइम इकोनॉमिकल सिचुएशन और इकोनॉमिकल क्राइसिस का जिसका हमें सामना करना पड़ा है, उसके अंदर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पुलिस की क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर, तो पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इन तमाम चीज़ों को वो कैसे एंटरटेन करते हैं कि आपने रमज़ान की ड्यूटी भी करनी है, आपने क्वारंटीन सेंटर्स भी करने हैं, क्योंकि IG पंजाब ऑर्डर कर चुके हैं अगर कोई मुश्तबा शख्स जिसको कोरोना का खदशा है वो सेंटर से भागा तो उस ज़िले के हेड का सर जाएगा, यानी ना सिर्फ वो ओहदे से हटेगा बल्कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा जाएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस अफसर के खिलाफ। तो वो 2 धारी तलवार जो है वो उसका सामना सर पे लटक रही है। फैसल साहब ये बताइएगा, सर रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं, मीटिंग्स हो गई, SOPs जारी कर दिए गए कि किस तरह से कौन सी ऐसी मसाजिद हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको हसास तरीन या फिर हसास करार दिया गया है? जी बिल्कुल, हमारी न सिर्फ मीटिंग्स हो चुकी हैं बल्कि ऑन ग्राउंड जितनी भी हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं उन्होंने भरपूर तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है। अभी CCPO साहब लाहौर ने लाहौर की अमन कमेटी की एक मीटिंग की जिसमें जितने भी मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम थे उन्होंने शिरकत की। उसमें इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ बातचीत हुई।
साथ ही साथ जो हमारे ऑपरेशंस के जितने भी डिवीजन्स के एसपी साहबान हैं, डीएसपी साहबान हैं, एसएचओ साहबान हैं, वो इन गाइडलाइंस को लेके फील्ड में काम शुरू कर चुके हैं। जो अभी उमर ने जो बात की क्राइम के हवाले से, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो नेचुरली जब बिल्कुल ज़ाहिर बंद था तो क्राइम नहीं था। इसमें एक बड़ा मेन फैक्टर हमें कंसीडर करना चाहिए, वो है सोशो इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोसाइटी कि अभी हमारे माशरे के अंदर जो सोशो इकनॉमिक सर्कमस्टांसिस हैं उनको सामने रखते हुए हम जब इसको एनालिसिस करते हैं इसका, तो हमें आइडिया होता है कि क्राइम ज़ाहिर है इस आने वाले रमज़ान के अंदर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अगर मैं इस सारे जो एक सेट ऑफ चैलेंजेस की अगर हायरार्की बनाऊं तो कोरोना के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लाहौर पुलिस का कि वो कोरोना के साथ साथ लाहौर के शहरियों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे रमज़ान में जो मसाजिद में जा रहे होंगे। साथ ही साथ हमारा इससे जुड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। अब देखिए हमारे 31 मराकज़ हैं जहां हम रकूम की गवर्नमेंट तकसीम कर रही है, इन 31 मराकज़ के ऊपर भगदड़ का खतरा रहता है और बहुत सारे मसाइल रहते हैं। वहाँ बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में लाहौर पुलिस ने उस मॉब को न सिर्फ हैंडल किया बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी वहाँ इंश्योर किया, जिसकी वजह से अभी तक आपने देखा होगा कि 31 सेंटर्स में कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश नहीं आया। तो साथ ही साथ ये जो क्राइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाहौर पुलिस के लिए, तो ये सारी चीज़ें लाहौर पुलिस इंशाल्लाह भरपूर तरीके से लेके चलेगी, इनको न सिर्फ पाया तकमील तक पहुंचाएगी बल्कि ऐसा तरीके से इनसे रिजल्ट्स अचीव करेगी। फैसल साहब ये भी बता दीजिएगा कि 4500 तकरीबन मसाजिद बनती हैं, इबादत गाहें बनती हैं, उसके अंदर जो 20 नकात जो अप्रूव्ड हैं हुकूमत के और उलमा के दरमियान, उनको आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? यानी सिक्योरिटी लगाना तो एक समथिंग एल्स, एक मस्जिद के बाहर एक बंदा खड़ा हो जाएगा वो तो पॉसिबल है क्योंकि कई सालों से ये प्रैक्टिस आ रही है, लेकिन इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि वो जो 6 फुट का यानी 2 नमाजियों का फासला होगा और फिर 2 नमाजी खड़े होंगे, और अगर कहीं पे नहीं होता फिर आप लोग क्या करेंगे? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी 3 टियर इन्फोर्समेंट है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो मॉस्क कमेटीज़ हैं और मार्केट कमेटीज़ हैं उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं भरपूर तरीके से। सबसे पहले स्टेप पे हम ये करेंगे कि तमाम मसाजिद के फ्लोर्स के ऊपर, फर्श के ऊपर हम मार्किंग करवाएंगे। जितना फासला मुतय्यन कर दिया गया है उसी के मुताबिक नमाजियों को खड़ा करने के लिए मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद हम काउंटिंग के लिए बाकायदा इस तरह के गेट्स बनवाएंगे कि अगर उसकी कैपेसिटी मस्जिद की पहले 500 लोगों की थी, इस फॉर्मूले के बाद अगर 100 लोगों की होगी तो हम डिस्प्ले करेंगे कि जी 100 नमाजी इसके अंदर आ सकते हैं। जब 100 नमाजी अंदर आ जाएंगे, मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो ये पता चल जाएगा कि जी अब मजीद नमाजी अंदर नहीं आएंगे। इसको इन्फोर्स जो मस्जिद की कमेटी होगी वही करेगी। अच्छा, फिर साथ ही साथ जो वजू खाने हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। जिसने भी मस्जिद के अंदर आना है वो वजू घर से करके आए। फिर उसमें ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स दिस डिजीज़, उनको हम डिस्करेज करेंगे कि वो ना आए। छोटे बच्चे जो हैं वो ना आए, वो घरों में इबादत करें। फिर इसके ओवर एंड अबव ये जो मस्जिद एंड मार्केट कमेटी है, इसके ओवर एंड अबव फिर हमारी पुलिस की इन्फोर्समेंट कमेटीज़ होंगी। ये कमेटीज़ करेंगी ये कि जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं इनको एक एक मस्जिद के अंदर जाके इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगी कि जी इन्होंने आया मार्किंग के उसको पैराडाइम को फॉलो किया है या नहीं किया, क्या मस्जिद की कैपेसिटी के मुताबिक अंदर नमाजी मौजूद हैं। और इसी तरह मार्केट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक दुकान है अगर उसके अंदर हम मार्किंग करवाएंगे, उसके अंदर जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनके माबैन जो फासला होगा उसको हम माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत SOPs बता दिए हैं कि ऐसा 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 होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को भी नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन होगा कब? 2 रोज बाकी रह गए हैं रमजानुल मुबारक में। लाहौर शहर में आपने खुद बताया कि तकरीबन 4500 के करीब मसाजिद है। क्या 2 दिन में इन तमाम जगहों पर ये तमाम इंतजामात हो जाएंगे? और वैसे जब अजान का टाइम होता है, स्पेशली मगरिब का, इफ्तारी के बाद, तो मसाजिद के जानिब एक मॉब आता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आपके पास या फिर आपके अहलकारों के पास क्या इख्तियारात होंगे? वो किस तरह से रोकेंगे? जी, एक तो इनिशियली आपको ये मैं बताता चलूँ कि जितनी भी ये मैं आपसे स्टेप्स बता रहा हूँ, जितनी भी ये चीज़, ये हम इंशाल्लाह आपको 2 दिन में करके देंगे। जो मसाजिद रमज़ान के पहले दिन में ऑपरेशनल होंगी, जहाँ हमारे नमाजी सारे जा रहे होंगे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए, इनिशियली पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इन सारी इंस्ट्रक्शंस को उन तक पहुंचाने में, इनको फॉलो करवाने में नेचुरली एक लर्निंग का प्रोसेस होगा नमाजियों के लिए भी और लाहौर पुलिस के लिए भी। इनिशियल 3, 4, 5 डेज जो हैं ये चैलेंजिंग होंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमारी 3 कैटेगरीज की मसाजिद होती हैं जो हम अपनी उनको जो कैटेगराइज करते हैं लाहौर पुलिस, कैटेगरी A, B और C। जो कैटेगरी A की मसाजिद हैं वो बड़ी होती हैं। कितनी होंगी सर? वो 158 के करीब हैं। हाँ। उसमें जो हमारी कैटेगरी A की मसाजिद है उनके अंदर जितनी भी मॉस्क कमेटीज़ हैं वो सारी हमारे साथ ऑन बोर्ड है।
जो हमारे उलमा कराम हैं वो भरपूर किस्म की जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। वो हमारे जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे म्यूचुअली एग्रीड हैं। तो जो कैटेगरी ए की बड़ी मसाजिद हैं, जो आप कह लें कि फ्लैग बेरर्स हैं इस सारे प्रोसेस की, वो इसमें हमारे साथ है और वहां से इंशाल्लाह ये सारा इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो आगे डाउन द लाइन सी कैटेगरी की मस्जिद। लेकिन जिस तरह सिद्रा ने एक बात कही, लाहौर में मुखैर हजरात जो हैं वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अफ्तारी और सहरी बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, पाबंदी लग गई उमर उन पे तो। लेकिन इसको भी तो इंश्योर करने के लिए आपको पुलिस फोर्स चाहिए ना। इम्प्लीमेंटेशन जी, कागजात में जी, तो पाबंदी ये लग जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बन जाता है। उमर ने जो क्वेश्चन रेज किया बड़ा पर्टिनेंट है। बिल्कुल पाबंदी लग गई है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उमर का जो पॉइंट है कि जो हमारे मुखैर हजरात हैं वो फिर भी दस्तरखान लगाने की कोशिश करते हैं इफ्तारियों में और सहरी में। उनकी कोशिश होती है, चूंकि आज एक इकोनॉमिक कंडीशन हमारे माशरे की ऐसी बन गई है कि हर दर्द दिल रखने वाला आदमी कोशिश करता है कि मैं लोगों की मदद करूं। इसमें आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से मैं शहरियों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप काइंडली गवर्नमेंट की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हम अपनी डॉल्फिन और पीरू के जरिए जितने हमारे पेट्रोलिंग यूनिट्स होंगे हम इंश्योर करेंगे कि कहीं भी इसकी वायोलेशन हो सके, क्योंकि इसमें जो बुनियादी हमारा ऑब्जेक्टिव जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि जो हमारी डिजीज़ है इसको हम कंटेन करें। अगर ये इसी तरह दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई और लोग आए तो ये फिर तो ज़ाहिर हम इसको नहीं रोक सकेंगे। उमर, बूढ़े अफराद के हवाले से बात की गई है और उनके एसओपीज भी बताए गए हैं कि वो मसाजिद में ना आए, जबकि हमने देखा है कि मसाजिद में ज़्यादातर जो तादाद है वो बूढ़े अफराद होते हैं, जो नमाजी होते हैं, जो कि बड़ी तादाद में आते हैं। उनको कैसे रोका जाएगा? क्या कोई ऐलानात होंगे? किस तरह से बताया जाएगा? देखिए सिद्रा, क्योंकि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम है तो उसके अंदर हम कई ऐसी चीज़ें रोज़ाना बताते हैं जो दिन में उनको डिस्कस किया जाता है। आपके प्रोग्राम में जैसे अभी फैसल साहब ने कहा, इस टाइम कलेक्टिव एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे वालिद साहब नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, तरावियाँ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको हमने इस चीज़ के ऊपर कायल करने की कोशिश की है कि वो तरावियाँ मस्जिद में पढ़ने ना जाए। जुमा पढ़ने वो नहीं जा रहे, क्योंकि जुमे हो भी नहीं रहे थे, लेकिन वो पढ़ने भी नहीं जा रहे थे, खुद से वो कर रहे हैं। ही इज़ 74 एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि इस सिचुएशन के अंदर वो अपना नुकसान करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे हैं और बाकी घर वाले उनका भी नुकसान करेंगे। तो हर घर के अंदर इस चीज़ के लिए बात करने की ज़रूरत है, बुजुर्गों को समझाने की ज़रूरत है कि इबादत घर में भी की जा सकती है, बाहर निकलने से नुकसान होगा। सेकेंडली देखिए, पुलिस का रवैया जितना मर्जी बुरा हो जाए शहरियों की जानिब, लेकिन पुलिस में एक चीज़ की हया जो है वो बाकी रहती है कि वो बुजुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, बहुत अफेक्शनेट बिहेवियर उनका होता है। आपने देखा है कि ये भी जो मुस्तहिकीन आ रहे हैं कफालत सेंटर के ऊपर, उनको गोद में उठा के लाया जा रहा है, उनको व्हील चेयर दी जा रही है, उनको पानी दिया जा रहा है। तो पुलिस डेफिनेटली उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकेगी, उनके साथ सख्त रवैया नहीं अपना सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये म्यूचुअली कुछ करने की ज़रूरत होगी कि हम अपने घर के अंदर अपने बुजुर्गों को एजुकेट करें कि वो बाहर ना निकले। क्यों? अगर वो बाहर निकलते हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, और वो जब वापस आएंगे तो वो एक कैरियर के तौर पे आएंगे। हमारे घर में बच्चे भी होंगे, हमारे घर में हमारी वालदा होंगी, बेगमात होंगी, सारे होंगे, तो हम उसको कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्फोर्समेंट से ज्यादा घर में एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है फैसल साहब, कुछ इलाके लाहौर के बंद हैं, वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं, मुकम्मल सील हैं, कुछ जुज़वी तौर पर सील किए गए हैं। आगे है रमज़ानुल मुबारक, उसके हवाले से आपने सिक्योरिटी भी देने हैं, कुछ नाकाजात को तब्दील किया जाएगा, रीअरेंज किया जाएगा, या जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, जो हमारे, मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट हुए थे, हम शुरू में हमारे कुछ 300+ नाकाजात थे। अभी इस वक्त मैंने बताया कि 73 नाकाजात के ऊपर अभी हम लाहौर में आ गए, जो हमारे इन प्लेस हैं। ये हमारे मेन इंटरसेक्शंस के ऊपर नाका जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपने बात की, जो सील्ड एरियाज हैं वो सील्ड ही रहेंगे। रमज़ान में उन सील्ड एरियाज से किसी को भी हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो मसाजिद के अंदर आके नमाज पढ़े, क्योंकि उन एरियाज के लोगों का मसाजिद में आने का मतलब ये है कि उस डिजीज के बुरी तरह से आगे फैलने का खतरा है। तो वो हम लेटर एंड स्पिरिट में उसको वहाँ इंप्लीमेंट करेंगे उन सील्ड एरियाज। फैसल भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रमजानुल मुबारक में पिलियन राइडिंग को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, जबकि सहरी और अफ्तारी के औकात में 2 अफराद का घर से निकलना एक मामूल समझा जाता है। अब 144 का 25 तारीख को फैसला होना है, लेकिन 25 तारीख को पहला रमजान भी इंशाल्लाह होगा। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि यानी एक चैलेंज में से ये भी चैलेंज होगा कि अफ्तारी के लिए अगर कोई बंदा निकलता है तो आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, यानी आप 188 का उस पर पर्चा देके ये नहीं कह सकते भाई हवालात में आ जाए, क्योंकि वो रोजेदार भी होगा। इसको कैसे देखेंगे? वो मजे की सिचुएशन बन जाएगी। हाँ, नहीं, ये आपकी बात ठीक है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इसमें जो बुनियादी बात जो आप कह रही थी कि ये बेसिकली एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मैकेनिज्म है जो हमें अडॉप्ट करना होगा। हम तो लाहौर पुलिस, देखें अभी आपने एटीट्यूड की बात की, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था आपने देखा होगा कि ईस्ट पंजाब की वीडियोस ऐसी आई कि जिसमें पंजाब पुलिस भरपूर तरीके से लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंट करवा रही है लाठियों के साथ, आपने देखा होगा। फिर और भी हमारी बहुत सारी, तो सिर्फ पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस वो वाहिद पुलिस है कि जहां अभी तक कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह
वीडियो सामने नहीं आई कि जहां हमने हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा किया हो। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने बड़ी ही ज़िम्मेदार किस्म की फोर्स का मुजाहरा किया, होने का मुजाहरा किया। तो इंशाल्लाह ये जो आपका पिलियन राइडिंग वाला है, इसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अभी जो डिसीजन गवर्नमेंट करेगी, अगर ये इस पे पाबंदी होगी तो फिर नेचुरली हमें फिर लोगों को पकड़ना होगा, हम उन्हें रोकेंगे। वैसे ये जो फैसल साहब ने बात की है कि जब पुलिस एहलकार इवन के रोड्स पर ही मौजूद थे, एक एक रोड पर कई कई नाके थे, लोग डरते ही घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो जो दूसरे ममालिक की भी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही थी, उनसे डर के भी लोगों ने घरों में रहना शुरू कर दिया था। इवन के जो हमारे चोर डकैत हैं, जो हर वक्त पकड़े नहीं जाते, पुलिस की गिरफ्त से बाहर होते हैं, वो लोग भी साइड पर हो गए थे। लेकिन अब आने वाले वक्त में कितना खतरा बढ़ सकता है? देखिए जी, मैं इसका बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि पंजाब पुलिस, क्योंकि जब मैंने सहाफत शुरू की थी तो पंजाब पुलिस का सिर्फ टैका ही होता था कि फ़लाँ SHO थाने में लगा हुआ है, तो वो लोग जो थे वहाँ का क्राइम वैसे ही कंट्रोल हो जाता था। पुलिस की डेटरेंस जो है ना, अगर आप क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ें तो उसके अंदर भी पुलिस को डेटरेंस क्रिएट करने का मैसेज दिया जाता है कि पुलिस का खौफ होना चाहिए। टॉप हायरार्की से IG पंजाब की तरफ से अगर ऐसी इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि वो एक खौफ पैदा करने की सिचुएशन बना दी जाए, तो वो नीचे तक बॉटम तक आएगा और वो फिर उसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अनफॉर्चुनेटली इतने कमज़ोर IG हमारे आते रहे गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर कि वो टॉप हायरार्की से बॉटम तक जो है वो सारा तहस नहस हो गया, और पुलिस जो है वो अब किसी जगह पे खड़ी इसलिए हाथ नहीं उठाती कि अगर वीडियो बन गई तो वो उनकी बैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसका फैसल साहब ने दबे लफ्जों में जिक्र भी किया कि लाहौर पुलिस उस चीज़ को, मॉडल को अपना रही है। अब ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम एक मीडिया एजुकेशन देता रहे, दूसरा पुलिस अपना काम सड़कों पर, और तीसरा ये कि आवाम भी समझ जाए। फैसल साहब, पुलिस एहलकारों की जो अपनी हिफाजत है वो भी बहुत जरूरी है, उसको कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है, कैसे 9 केसेस हो गए? जी बिल्कुल, उसमें हम एक तो जो हमारे फ्रंट लाइन पे जितने भी डिप्लॉयड लोग हैं, जिनमें हमारे सबसे पहले क्वारंटीन सेंटर्स पे हैं, फिर जो सील एरियाज पे हैं, नाका जात पे हैं, हमने इनको ग्लव्स, इनको हमने PPE जहाँ जितनी हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने प्रोवाइड की। साथ ही साथ सैनिटाइज़र, फेस मास्क जो है वो हमने इन्हें दिए हैं। फिर हम इन्हें ब्रीफ भी करते रहते हैं कि इन्होंने जब अपनी ड्यूटी से वापस जाना है तो 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मजीद कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने की जरूरत है आपके डिपार्टमेंट? इसमें एक चीज़ तो ये समझने वाली है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हीं के हम टेस्ट करवा रहे हैं। तो जिसकी भी सिम्टम्स आती हैं उनके हम टेस्ट करवाते हैं। अभी तक ये 9 केसेस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको, चूंकि आप सारे देख ही रहे हैं कि हम तो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं, तो हमारा एक एक जवान जो है उसकी प्रोबेबिलिटी इस डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने की किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा है। तो अब उसमें हम जितने ही प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे हैं। इनको ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं, हम अपने जवानों को बता भी रहे हैं। अब हम सारा दिन खुद भी फील्ड में होते हैं, ठीक है, हम सारे भी जो है वो इसको फेस करें, लेकिन ये एक जंग है जो हमने लड़नी है। बिल्कुल जी, फैसल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे सिक्योरिटी इदारे तो हमारे लिए रोड्स पर मौजूद है, हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन आप लोग भी इनका साथ दीजिए ताकि इस चैलेंज से हम सब ने मिलकर निकलना है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की इस खतरनाक सिचुएशन में जहां पर हमने देखा है कि गवर्नमेंट इदारे फाल हैं, जितने भी हमारे अस्पताल हैं वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। और बात करूंगी मैं डॉक्टर AQ खान अस्पताल के हवाले से, जो कि कोरोना के हवाले से मोबाइल हेल्थ यूनिट भी उनका फाल है, आगाही मुहिम भी पहुंचाई जा रही है, और इसके साथ साथ जितने भी ज़रूरतमंद अफराद हैं उन तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है। जनरल अस्पताल है, तमाम शोबे फाल हैं। आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि लैब भी फॉल हो जाएगी, जहां पर कोरोना के टेस्टिंग की सहूलत भी मौजूद होगी। इसी हवाले पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शौकत विर्क साहब हैं, CEO हैं AQ खान अस्पताल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये कोरोना की सिचुएशन में क्या क्या हो चुका है अस्पताल में और क्या क्या आने वाले वक्त में प्लान कर रहे हैं? कोरोना की सूरत हाल में हमने डे 1 से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो एटमी साइंसदान है, उनका हॉस्पिटल है, वो चेयरमैन है इस इदारे के। डे 1 से हमने इस पर जो है हिफाजती इक़दामात और इस पर काम शुरू कर दिया था। हमने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया। तो उसमें अब क्योंकि ये जनरल हॉस्पिटल है, इसमें तमाम शोबे फ़ाल हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा जो डायलिसिस सेंटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, ट्रस्ट है, फ्री इलाज मुआवजा होता है। तो उसमें
हमने क्योंकि इसमें ये तय किया डॉक्टर साहब की मदद से कि जो अपने पेशेंट है हमने ओपीडी बंद नहीं की, क्योंकि हॉस्पिटल की ओपीडी बंद हो गई थी, लेकिन हमने लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से मैनेज किया कि लोग जो है ना फासले से बैठें और लोगों को सैनिटाइज़र के ज़रिए उसका इस्तेमाल करवाया, उनको लोगों को मास्क दिए जो कि एक मुश्किल मरहला था शुरू में देना, क्योंकि हमारे पास कुछ अपने पास मौजूद थे, कुछ हमने फौरी तौर पर लिए, लेकिन लोगों को इस वाले से अवेयर किया, क्योंकि जो हॉस्पिटल है हमारा मीनार पाकिस्तान के साए तले किला लक्ष्मण सिंह में है, कच्ची आबादी है, लकड़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, लाहौर का चैनल है, लाहौर न्यूज़ अच्छी तरीके से जानता है उस इलाके को, कितना पसमानदा इलाका है। पसमानदा के अलावा गुंजान आबाद है, आबादियां हैं जी जी। हाँ। तो उस हवाले से हमने जो उन लोगों को बताना, और वहाँ एजुकेशन की भी बहुत सारी कमी है कि मजदूर तबका रहता है, उनको बताना और समझाना, फिर उनकी ट्रीटमेंट करना। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लाहौर न्यूज़ वाले वहाँ कोरोना के हवाले से कुछ देखें या टेस्ट करें, मेरा ख्याल उधर वो चीज़ नहीं इतनी पाई जाएगी, क्योंकि शायद इसमें जो है डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल का किरदार है। सर ये बताइए कि मुखय्यर हजरात बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, आवाम की मदद करनी होती है। अभी अस्पताल की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जी, उस सिलसिले के हवाले से भी बताइए। अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा, जो फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है और जर्नलिस्ट हैं और फोर्सेस के लोग हैं और भी लोग हैं, तो इनको मैं सलाम पेश करता हूँ और पूरी कौम को चाहिए कि इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें, ताकि ये अपने इस मुश्किल वक्त में ऐसे तरीके से काम को सरअंजाम दे सकें। जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इसमें मुखय्यर हजरात का बहुत बड़ा किरदार है। और इस वक्त क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, चंद एक दिनों तक आगाज़ होने जा रहा है और लोग ज़कात निकालते हैं और डोनेशन देते हैं, तो मैं इस वक्त लोगों का फोकस हो गया था कि ठीक है कि लोग जो हैं वो जो राशन पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, फोकस हो गया था। इसमें कोई शक नहीं, लोगों की इमदाद करनी चाहिए, पेट भूखा नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी है कि लोगों को जो बीमारियां हैं, जो उनको तकलीफ़ हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना है, जो बीमार हैं, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई गुर्दों का मरीज़ है, कोई किसी हार्ट का मरीज़ है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जो लगी हुई हैं, तो लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल की तरफ भी फोकस रखें। उसकी वजह यह है कि अभी आप देख लें कि जो हमारे मुल्क में अस्पतालों की कमी है, फिर जो अस्पताल हैं वहाँ पर इक्विपमेंट की कमी है, वो शदीद किस्म की है। तो इस हवाले से आप देख लें हमने मुख्तलिफ एक्सपो सेंटर का, मुख्तलिफ कम्यूनिटी सेंटर का, स्कूलों कॉलेजों का सहारा लिया है वो बनाने पे। अगर हमारे पास हॉस्पिटल होते शायद थोड़ा सा कम सहारा लेना पड़ता, हमारे पास इक्विपमेंट होते तो हम फौरी तौर पे इस पर काम शुरू कर देते। जब अब अल्लाह करे कि इस हवाले से हुकूमत का भी कुछ होश आई है और इसमें किरदार जो रहा है मुखय्यर हजरात का, उनको चाहिए वो सबसे बढ़कर आगे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो एटमी साइंसदान है, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत, मिसाइल ताकत बनाया, वो इस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ साल पहले आपके इधर चैनल का दफ्तर का भी विजिट किया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, सारा देखा था आपका सेटअप, बड़े खुश हुए थे देख के सेटअप। मियाँ आमर साहब ने ये विजिट करवाया था उनको। अब ये कहने की वजह है कि जब स्टार्ट में हमने इधर हॉस्पिटल का आगाज़ किया, अब ये है मुखय्यर हजरात से मैं अपील करूँगा, उनसे कहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो हॉस्पिटल है अभी वो जो चल रहा है 25 बेड का और 7 डायलिसिस सेंटर चल रहा है, अब 400 बेड का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। हमने दिसंबर 2020 में उसका आगाज़ कर देना था ओपनिंग, लेकिन क्योंकि अभी ये जो हालात है शायद 1-2 महीने प्लस हो जाए उसमें। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कि नई बिल्डिंग बन रही है, अस्पताल की तौसी होने जा रही है, उसमें क्या क्या सहूलियात मौजूद होंगी, उसमें कौन कौन से शोबे होंगे? क्योंकि जनरल हॉस्पिटल है और उसमें तमाम शोबे होंगे जो एक जनरल हॉस्पिटल में होते हैं, और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर कदीर खान साहब से लोग जो है मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क में और बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी। उनमें काफ़ी सारी पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं
जो फॉरेनर में क्वालिफाइड हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम जो आगे पाकिस्तान में इसकी खिदमत दिया करेंगे। तो वो उनकी मोहब्बत है कि इससे ये होगा कि जो लोग इलाज मालजी के घर से बैरून मुल्क जाते हैं, बड़ी बड़ी फीसें चीज़ें देते हैं, उनको ये सहूलत ये जो हॉस्पिटल है इधर पाकिस्तान में शुरू कर देगा। तो इससे ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो जो ट्रस्ट सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में स्टेट ऑफ द आर्ट वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें ये तमाम सहूलियात मैसर होगी, लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे जो बाहर से भी आके चेक करेंगे। और वो लेकिन डॉक्टर साहब ने जब ये देखा, पहले गूगल के ज़रिए देखा, फिर खुद आके विज़िट किया, उन्होंने कहा यार इधर फौरी तौर पे शुरू करो। उधर एक छोटा सा हॉस्पिटल चल रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे फौरी तौर पर जो इसकी रेनोवेशन करें और साथ बिल्डिंग खड़ी करें। आप यकीन करें कि हमने 1.5 साल के अरसे में 3 मंजिला एक बिल्डिंग खड़ी की। वो जो छोटा सा सेटअप था उसकी तमीर व मरम्मत की उसकी, और उसमें हमने तकरीबन 1.5 साल के अरसे में हमने 2015 में इसका आगाज़ कर दिया। अब हमें 2015 से, अब 2020 है, फरवरी में किया था 2015 में, 5 लाख से ज़ायद गरीब लोगों का इलाज मालजा हम कर चुके हैं। और उसमें तमाम जो सहूलियात के साथ हमारा जो डायलिसिस सेंटर है, आप डायलिसिस सेंटर देखें वो टोटली हमारा डायलिसिस सेंटर जो है ना वो फ्री है। वो जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, जो गुर्दों के मरीज़, आप ये कह लेना कि कैंसर तो काबिल इलाज है, और जो डायलिसिस है इस पर जब चला जाता है मरीज़, उसे ज़िंदगी में डायलिसिस ही कराने का सहारा लेना पड़ता है या उसे ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अब वो जो मरीज़ है जिसके इन हालात में जो कोरोना की सूरत हाल है, सारी बॉडी का जिस्म एक मशीन में आता है, वो उसका वो खून तो उसको साफ़ होकर फिर उसकी बॉडी में जाता है। ये तकरीबन प्रोसेस है 4 से 4.5 घंटे का। और कितना हमने फिर इस हवाले से उनको जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको बहुत एहतियाती तदाबीर के हवाले से हमारे डॉक्टर बताते हैं और उन्हें समझाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उनके फिर टेस्ट हम कर रहे हैं बाकायदगी से। इन हालात में ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इन हाल में उनको एहतियात करने की ज़्यादा बताया गया है कि इस हालात में एहतियात करें। उनका कुव्वत मुदाफ़त कम हुई होती है, उनके कई मामलात होते हैं, वो तो रिस्क पे हैं। वो चलते बॉडी जो है ना, सीधी सी बात है, वो रिस्क पे है बेचारे। जिसकी किडनी फेल होगी तो उसके पास क्या बचा बाकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि AQ खान अस्पताल के हवाले से मजीद क्या प्लानिंग की जा रही है? मजीद पाकिस्तान में अस्पताल बनाए जाएंगे, लाहौर में कोई दूसरा बनाया जाएगा, प्लानिंग क्या चल रही है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, हुकूमत को भी मैंने, क्योंकि मैं कॉलम भी लिखता हूँ मुख्तलिफ अखबारात में, तो मैंने हुकूमत को अपने कालमों के ज़रिए भी, मैंने ख़त लिख के भी हुकूमतों को तजवीज़ दी है, प्राइम मिनिस्टर को भी दी है, इमरान खान साहब को। ये हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बड़ा काम किया है, वो समझते हैं इस चीज़ को, उनके दिल में दर्द है इस चीज़ का। तो मुझे बड़ी उनसे तवक्कुआत हैं कि वो इस सिलसिले में तवज्जो देंगे, क्योंकि हमें जो बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं। हमें क्योंकि ये लीज की ज़मीन है, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की, प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बहुत मदद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, कई चीज़ें हैं जो अगर वो रिलीफ दे दे हुकूमत सपोर्ट करे, तो यकीनन प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं हमारा, क्योंकि ट्रस्ट है, NGOs है। मैंने ये पहले कहा था कि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हेल्थ के शोबे में NGOs को और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा, हुकूमत का साथ देना होगा, तो फिर भी आवाज़ बनती है। इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ ज़रूरत है इस हवाले से और आपको मालूमात चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। UN नंबर है हमारा 111717171। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने नंबर भी डॉक्टर AQ खान अस्पताल का बता दिया है, UN नंबर, जो कि आप किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है गाइडलाइन की या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको यकीनी तौर पर वहाँ पर एक्सपर्ट्स मिल जाएंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।